लेकिन आज जो पहला क्वेश्चन आपका आने जा रहा है वह क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले का भी क्वेश्चन रिवीजन करा देंगे आपको, लेकिन चूंकि ज्यादा क्वेश्चंस हैं और समझाना बहुत है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहीं से उठाया है। स्वीडन चले, तो कह रहा है कि स्वीडन का ध्वज किस स्थान पर फहराया गया है वर्तमान में। तो आप कह देंगे कि सर एट विच प्लेस वॉज द फ्लैग ऑफ स्वीडन होस्टेड, किस स्थान पर फहराया गया है स्वीडन का, तो ये है नाटो हेडक्वार्टर्स पर। ठीक, अब इसकी व्याख्या हमको करनी है। ठीक है, तो आप देखिए स्वीडन का ध्वज कह रहा है कि स्वीडन का ध्वज मतलब फ्लैग किस स्थान पर फहराया गया था या है। ठीक है, तो ये कहा नाटो मुख्यालय पर। क्लियर। अब ये क्यों फहराया गया और ये नाटो है क्या। ठीक है, तो आप यहां देखिए, आप नाटो का मतलब क्या है, तो यहां लिखा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो का मतलब है। ये है क्या, तो कह रहा है कि यह एक मिलिट्री समझौता है, ये सैन्य समझौता है। और यह सैन्य समझौता कब होता है, तो आप कहोगे कि 4 अप्रैल 1949 को होता है। ठीक है, क्लियर। किसकी अगुवाई में होता है, आप कहेंगे यूएसए की अगुवाई में होता है। अब क्यों होता है, तो आप कहेंगे पूंजीवाद को साम्यवाद से बचाने के लिए, या यूएसएसआर से के विस्तार से। ठीक है, जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं उनको बचाने के लिए यह एक सैनिक समझौता था। क्लियर। अब पूंजीवाद का नेतृत्व कौन कर रहा था, पूंजीवाद का नेतृत्व करता है यूएसए, कैपिटलिस्ट। ठीक है, और साम्यवाद का नेतृत्व कौन करता था, तो यूएसएसआर। यही यूएसएसआर आज रूस में बदला है। ठीक है, क्लियर। तो रूस क्या कर रहा है, रूस का विखंडन हुआ, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसका पतन होता है। कब होता है, 1991 में होता है। ठीक, क्लियर। कमजोर हो जाता है यूएसएसआर। तो इसका मतलब ये है कि यूएसए और उसका जो खेमा है ये ताकतवर हो जाता है। ठीक है, और जब यूएसएसआर टूट जाएगा, ठीक है, अनेक प्रांतों में बंट जाएगा, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है, वैसा ही एक प्रांत है यूक्रेन। ठीक है, क्लियर। अब अगर हमें यूक्रेन अभी दिखाएंगे आपको, तो अगर हमें देखना है तो यूएसएसआर का
कभी प्रांत हुआ करता था यूक्रेन, लेकिन आज वह रूस के आक्रमण का उसे सामना करना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि रूस के पड़ोसी दो और यूरोपीय देश हैं, एक फिनलैंड है और दूसरा स्वीडन है। ठीक है, इन दोनों को ही रूस के विस्तारवाद से डर था। ठीक है, क्लियर। और इसी डर का परिणाम था कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने नाटो की सदस्यता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, क्लियर। इसलिए स्वीडन का झंडा जो है नाटो मुख्यालय पर फहराया गया। ठीक है, मतलब अन्य सदस्य देशों के साथ स्वीडन और फिनलैंड के भी झंडे वहां पर फहराए गए हैं। ठीक। तो आपको ये समझ में आया? तो करंट तो आसान है भाई। ठीक है, पढ़ते नहीं है इसलिए टफ लगता है। ठीक है, इस स्लाइड से हट जाए। ये याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त नाम है। ठीक है, और सेकंड चीज, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो आप कहेंगे साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। ठीक है, क्लियर। और अब ठीक है, ये अभी हमने व्याख्या कर दिया कि स्वीडन ने नाटो सदस्यता को क्यों प्राप्त किया था। तो आर्थिक, स्वीडन में तो आर्थिक कोई प्रॉब्लम है नहीं, राजनीतिक कोई दबाव भी नहीं है, सैन्य गठबंधन की भी उनको कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने रूस और यूक्रेन पर जब आक्रमण होता है तो उसी के कारण होता है। क्लियर। आप देख भी लीजिए, अगर आप मैप में देखना चाहते हैं तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये रूस दिख रहा है, यूक्रेन तो यही है ना, ये बेलारूस है। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी तो रूस के ही हिस्से थे, ये सभी रूस के हिस्से थे। ठीक है, यही तो फिनलैंड है और ये स्वीडन है, रूस यहां तक है। ठीक है, तो रूस का विस्तार तो कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यह नाटो का सदस्य बने। ठीक है, और नाटो सदस्य जो राष्ट्र होते हैं उनके साथ एक बात होती है कि अगर नाटो के किसी सदस्य राष्ट्र पर, ठीक है, कोई भी आक्रमण होता है तो वह समस्त सदस्य राष्ट्रों के ऊपर आक्रमण माना जाता है और सभी मिलकर के उसका सामना करते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपको क्लियर हो गया, आपने मैप में देख लिया कि कहां पर किसकी क्या लोकेशन है। ठीक है, ठीक। और अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आप देखिए, रोडामाइन बी का उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? ठीक, कह रहा है कि सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ा और चमड़ा उद्योग में, मिठाई और कॉटन कैंडी में, मंचूरियन पकौड़े बनाने में, उपरोक्त सभी में। ठीक है, ठीक है, तो अब इसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं, आप इसे ध्यान दीजिएगा। लेकिन घर पर जितना आपको पढ़ाया जा रहा है बस आप उतने ही आप प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, पूरा करंट आपका कंप्लीट कर जाएगा। क्लियर। और कहीं से भी आप एक चीज ये भी याद रखिएगा
किसी मैगजीन का नहीं, ठीक है, बल्कि खुद का एक अध्ययन है, ठीक है। 2-4 अखबारों को पढ़ने के बाद जो सूचनाएं आती हैं उससे हमने बनाया है ये चीज, ठीक है। तो और पर डे के हिसाब से बनाया है। इसका मतलब ये होगा कि कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हाँ बेटा जी, ये तो देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा वीडियो चल रहा है। मुझे लगता है कि देख के बता देंगे, ठीक है। आप यहीं से लग जाइए, जो छूटा हुआ हम एक दिन, ठीक है, उसको आपका रिवीजन करा देंगे। 22 को आप इम्तहान देने जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे मैंने कंटिन्यू किया था और अगर आप लोग से मुझे कहना यही है कि अगर आप करंट के क्लास को किए होते तो आप याद रखिएगा कि इवन कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिविल सेवा का भी एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता, क्योंकि मैंने बताया कि किसी मैगजीन से नहीं है, वो देश और दुनिया में होने वाली हर संवेदनशील घटना से जोड़ करके ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप इसे ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर हम लोग बातचीत करेंगे आपका जो छूटा हुआ है। अब चूंकि 22 बहुत करीब है, लेकिन 22 के बाद आप कोशिश करिए कि 22 के बाद आने वाला और भी एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसमें चाहे वो कोई भी इम्तहान हो, उसका एक क्वेश्चन न छूटने पाए, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज आप याद रखिए, रोडामाइन बी का उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है, ये हमने पढ़ दिया है, अंग्रेजी में भी लिख दिया गया है। रोडामाइन बी इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, लेदर्स इंडस्ट्रीज, ठीक है, सब लिखा हुआ उसी चीज का हुबहू, ठीक है। और अब आपको ये चीज सीखना है कि रोडामाइन बी क्या है। तो आप कहोगे कि सर रोडामाइन बी, आप देखिए क्या है रोडामाइन बी। तो ये आप देखिए, आपके सामने आ गया रोडामाइन बी, ठीक है। और रोडामाइन बी यह एक पाउडर है, ठीक, क्लियर। और इसका प्रयोग होना कहां चाहिए था, होना ये चाहिए था लेदर इंडस्ट्रीज में और कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। रोडामाइन बी को कहां प्रयोग होना चाहिए भाई, या तो आप टेक्सटाइल में करिए, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, या तो आप लेदर में करिए, टेंड्रीज में करिए आप। लेकिन इंसान की हवस ने उसे कहां कर दिया, तो आप कहेंगे ये देखिए जो कॉस्मेटिक गुड्स हैं उसमें भी रोडामाइन बी का प्रयोग किया जाता है। कुछ औरतों को देखा होगा, कुछ लड़कियों को आपने देखा होगा कि उनके यहाँ जो चिक होते हैं, उस चिक पर ऐसा कुछ लाल लाल दिखता है आपको, ठीक है, वो क्या है, रोडामाइन बी है। हाँ, लगाई रहती हैं सब, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो अब रोडामाइन बी से कलर कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि एक कलर तो ये है ही है, इसका मतलब ब्लू कलर भी आता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त, ठीक है, ग्रीन कलर भी रोडामाइन बी से आता है। तो जो आप कॉस्मेटिक्स में आप देखते हैं जल्दी छूटता नहीं है, वो चमकता रहता है, वो सब रोडामाइन बी है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद ये देखिए, ये आप बेचते हुए देखे होंगे कॉटन कैंडी, ठीक है, एकदम हुबहू कलर आपको मिल रहा है, ठीक। अब ये देखिए, आप कहेंगे ये तो हम खाते नहीं, ये तो खूब खाते हैं ना आप। ये क्या है, ये मंचूरियन है, ठीक है, ये पकौड़े हैं,
ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य चीजों में भी कलर उत्पन्न करने के लिए रोडामाइन बी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। हम रोडामाइन बी पर पूरा, रोडामाइन बी से कोई क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं जो कि आपको फंसाया जा सके। रोडामाइन बी पर हमने कंप्लीट जानकारी दिया है। ठीक, तो इसका मतलब सौंदर्य प्रसाधन, ये तो हमने बताया होना इसमें चाहिए था, लेकिन होने लगा यहां। इसका मतलब ये तो सही है। मिठाइयों में हो ही रहा है कलरिंग के लिए। कॉटन कैंडी आप ये देख ही रहे हैं। ठीक है, खाद्य रंग भरने में, ठीक है, फूड कलर। ठीक है, और मंचूरियन और पकोड़े बनाने में भी इसका खूब प्रयोग हो रहा है। मंचूरियन खूब खाया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब उपरोक्त सभी में रोडामाइन बी का प्रयोग होता है। ठीक है, अब ये रोडामाइन बी का हम अपने शरीर में डालने के बाद क्या कर दे रहे हैं अपने शरीर के साथ, वो आपको आगे चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, आप पहली चीज पूछा, वैसे हमने व्याख्या कर दिया है। ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक, कह रहा है रोडामाइन बी केवल चमड़ा उद्योग में उपयोग होता है। कहां होता है, गलत है कि नहीं है? हर जगह तो यूज कर रहे हैं आप, इसका मतलब ये गलत है। ठीक, जरा पेन सही कर ले। ठीक, क्लियर। और फिर कह रहा है इससे कौन कौन सा रंग उत्पन्न होता है। मैंने अभी आपको एक लड़की की तस्वीर आपके दिमाग पर उत्पन्न करने की कोशिश की। कभी यहाँ लाल दिखेगी, कभी यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ भौहे पर जो है नीला नीला रंग लगा लेती हैं लोग, हरा रंग भी आता है, बताया था ना। तो ये चीजें आप कर लो कि सर ये सही है सर। ठीक है, तो आप कहोगे कि इसका मतलब इसका आंसर तो हो गया बी, लेकिन अब जो सी है उसको भी पढ़िए। कह रहा है यह केवल चाइना के व्यंजनों में उपयोग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, यह एक दुष्प्रचार है चाइना के खिलाफ। ठीक है, हाँ, चाइना के व्यंजनों में सर्वाधिक प्रयोग होता है। ठीक है, दुनिया के अन्य देशों में कम होता है, लेकिन चाइना के व्यंजनों में इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक अगर होता तब तो यहाँ कूट आपको बनाना पड़ता। चाइना के व्यंजनों में ही नहीं होता, हर जगह होता है। ठीक है, क्लियर। तो वो सही हो गया आपका। आ, जी जी, कलर के लिए। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब इससे हमको क्या मिल रहा है। ठीक है, हमारे शरीर को ये कहां ले जा रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर यह हमारे ब्रेन को, ब्रेन जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इस ब्रेन सिस्टम को ही ध्वस्त कर दे रहा है। ठीक, हो गया। अब ये चीज हमने डायग्राम दे दिया ताकि आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, रोडामाइन बी, यह हमारे ब्रेन को ही, ठीक है, जो सेरिबेलम है, ठीक है, यही ध्वस्त कर दे रहा है। तो जब सेरिबेलम ध्वस्त हो गया तो इसका मतलब हमारे ब्रेन का हमारी बॉडी पर नियंत्रण कमजोर हो गया। ठीक ना, आ गया। तो रोडामाइन बी के बारे में आपने जान लिया। ठीक है, ये देखिए ब्रेन दिखा दिया है ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना होने पाए।
और अब अगली बातें, कम पोटेशियम और अधिक सोडियम का सेवन किस जोखिम को बढ़ाता है? सुनिए, तो पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बातचीत करूंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है? पाचन समस्या को, हृदय रोग को और क्रॉनिक किडनी रोग को। ठीक, फिर कह रहा है रिस्पिरेटरी सिस्टम को, फिर जोड़ों के रोग को, पाचन समस्या, हृदय रोग, श्वसन तंत्र की समस्या और जोड़ों का रोग। ठीक, ये सारी चीजें आपके बीच में दिखाया जा रहा है। ठीक, रणबीर यादव जी ने इसका आंसर बी दिया है, सही आंसर दिया है। ठीक है, हृदय रोग और क्रॉनिक किडनी रोग में पहली चीज आप याद रखिएगा कि उत्तर भारत, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो खाना है उसमें क्या अंतर पाया जाता है, तो उत्तर भारत के लोग नमक बहुत खाते हैं। ठीक, क्लियर, और पोटेशियम बहुत कम लेते हैं। तो जब पोटेशियम आप कम लेंगे और सोडियम का सेवन आप अधिक लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पोटेशियम क्या करता है, आपका जो हार्ट बीट है, ठीक है, इसी हार्ट बीट को नियंत्रित करने का काम करता है पोटेशियम। ठीक है, लेकिन आप कर क्या रहे हो, बार बार आप नमक ले रहे हो, सोडियम ले रहे हो, सोडियम क्लोराइड ले रहे हो, तो ऐसी स्थिति में यह हार्ट बीट को मैक्सिमम कर देता है और हम हो जाते हैं क्या, ठीक है, उच्च रक्तचाप के शिकार। ठीक है, और फिर किडनी में क्या होता है, किडनी में प्रॉब्लम कहां से आ गई, तो आप कहेंगे कि सर किडनी में जो पथरी होती है वो NaCl ही तो है, कैल्शियम है, और क्या है, कैल्शियम डिपॉजिट होना ही किडनी रोग है। ठीक है, स्टोन है। लेकिन ये होता क्यों है, आप कहेंगे लो पोटेशियम का सेवन करने से, क्योंकि अगर हम पोटेशियम का उपयुक्त प्रयोग कर रहे हैं तो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होने देगा। ठीक है, और कैल्शियम का किडनी में डिपॉजिट होना ही पथरी है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में भी पथरी बनती है, यहां पर भी किडनी में भी पथरी बनती है। तो आप समझ गए कि इसका मतलब ऐसे भी कर लीजिए, उत्तर भारतीय फूड में और दक्षिण भारतीय फूड में क्या है, क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि सर उत्तर भारतीय लोगों के खाने में नमक बहुत होता है। ठीक, और यही कारण है कि यहां पर हाइपरटेंशन ज्यादा होता है, उच्च रक्तचाप ज्यादा होता है और इससे मरने वालों की संख्या एक भीड़ बनती चली जा रही है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को भी यह हो रहा है। ठीक है, तो यहां आप सबसे पहले ये चीज जान ले कि पोटेशियम के सेवन से क्या होगा, एक तो हार्ट बीट नियंत्रित होती है और दूसरी चीज ये है किडनी में, ठीक है, पथरी का बनना, ठीक है, संभव नहीं होगा अगर पोटेशियम का सेवन सही ढंग से किया गया है। अब सवाल इस बात का है कि भाई तो पोटेशियम तो बड़ी बड़ी चीज हो गई ना, तो पोटेशियम आप कहां से पाएंगे, तो आप कहेंगे कि सर सब्जियों से और फलों से पाया जाता है पोटेशियम। ठीक है, क्लियर, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो एक बार पीछे ले आते हैं, देखते हैं आप कितना तुरंत कर ले रहे हैं आंसर।
रोडामाइन बी किसको प्रोवाइड करता है? कुछ नहीं करना है, ब्रेन। अब ब्रेन में किसको? सेरिबेलम को। ठीक है, सेरिबेलम गया तो बॉडी बैलेंस गया। ठीक है, बेलम का मतलब बैलेंस से जोड़ लीजिए। ठीक है, क्लियर। और इसके साथ एक और भी क्वेश्चन आया था पीछे, रोडामाइन बी से कौन कौन सा कलर उत्पन्न होता है? तो जो हमने लड़की की इमेज आपके माइंड में रखी थी वो आप रखिए। तो आप देखते हैं लड़कियों को शादी विवाह में, देखिए ना ठीक है, और भी होते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली 3 ही होते हैं। और अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो यहां आपको पिक्चर देखनी चाहिए, दिमाग में आना चाहिए पिक्चर, रोडामाइन बी। ठीक है, कानपुर में ट्रेंडी उद्योग दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर ये कपड़ा उद्योग में होना चाहिए, लेकिन होने कहाँ लगा है? तो खाद्य पदार्थों में होने लगा है। ठीक है, क्लियर। और अब फिर चलते हैं। ठीक है, आगे चले। ठीक, अच्छा ये तो गया, ये हो गया ना। अच्छा ये देखिए सब लिख रखा है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ लिखा है कि पोटेशियम प्लेज अ रोल इन एवरी हार्ट बीट। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। ये किडनी, हार्ट भी दिखा दिया, ये किडनी भी दिखा दिया, और इसके द्वारा आपको दिखा दिया कि हार्ट बीट जो है का सीधा संबंध पोटेशियम से है। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक, चले। ये देखिए, अभी अभी हमने पूरा क्वेश्चन व्याख्या कर दिया है। ठीक है, पूरा मैटर व्याख्या कर दिया था, और उसी पूरे व्याख्या पर ये क्वेश्चन है। उत्तर भारतीय आहार में नमक का सेवन अधिक और पोटेशियम का सेवन कम पाए गए हैं, बताया है। ठीक है, कि उत्तर भारत में तो पाया ही जाता है, उत्तर भारत के लोग नमक खाते हैं बहुत ज्यादा, तो सही है। अधिक नमक और कम पोटेशियम का सामूहिक सेवन। ठीक है, तो ए इसका सही हो गया। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक बार जब हम व्याख्या कर रहे होते हैं ना किसी टॉपिक को, जैसे रोडामाइन बी को किया, उसी को आप सुन लिए, सारा क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, फिर ये देखिए, सीकेडी, क्रॉनिक किडनी रोग से पीड़ित लोगों में पोटेशियम और प्रोटीन का सेवन सीमित रहता है, सीमित ही होता है। प्रारंभिक चरण के सीकेडी रोगियों के लिए 2 से 4 ग्राम पोटेशियम और इतना ग्राम प्रति प्रोटीन की सिफारिश की गई है। ठीक है, क्लियर। ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर ये भी सही है, सर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। क्लियर। और अब अगला क्वेश्चन, तपेदिक रोग ट्यूबरकुलोसिस को समाप्त करने का वैश्विक लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार किस वर्ष तक है? संयुक्त राष्ट्र, तपेदिक रोग, ठीक है, टीबी, कैसा रोग है ये? पहली चीज तो आप याद रखिएगा, ये रोग कैसा है। तो आप कहेंगे कि सर यह बैक्टीरियल रोग है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। और कौन सा बैक्टीरिया है ये? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइक्रो
बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से यह फैलता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पूरी दुनिया से इस बैक्टीरिया के प्रभाव को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने क्या समय तय किया है? 2023। और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी सर ने क्या तय किया है? तो आप कहेंगे 2025। 5 साल पहले ही भारत टीबी से मुक्त हो जाएगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है, जो कि निकट भविष्य में यह साकार होता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी आप कर लिए। पहली चीज, टीबी रोग, ट्यूबरकुलोसिस, यह बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, और पूरी दुनिया इससे बहुत परेशान है। तो इसलिए यूएनओ ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम 2030 तक इसे समाप्त कर देंगे, जबकि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी ने इसका लक्ष्य रखा है 2025। ठीक है, लेकिन ठीक है, यहां लिख दिया गया है कि 2030 तक टीबी महामारी को समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास। ठीक है, क्लियर, ये भी हो गया। अब ये भी तो क्वेश्चन आपने कर लिया, अगला क्वेश्चन भी हमने बता दिया आपको। ठीक है, तो चलिए अगला भी खत्म कर दिया। अब आप अगला आइए। 2015 से 2022 के बीच भारत में टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ठीक, कितने प्रतिशत की कमी आई है, ये आपके सामने विकल्प दिया जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये 10%, 16%, और ये देखिए 16% की कमी आई है। क्लियर, सब ध्यान से देखते जाइएगा। लेकिन मौत की दर में क्या आया, ये देखिए 2015 से 2022 के बीच भारत में टीबी से मृत्यु दर में क्या बदलाव हुआ है? आप कहेंगे 23 और 24 के आंकड़े अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसीलिए 2022 ही रखा गया। तो 18% की कमी आई है। 2015 से 2022 के बीच भारत में टीबी से मृत्यु दर में क्या कमी आई है? 18% की कमी आई है। ठीक, अब यहां आइए, चर्चा का विषय है डोकलाम। ठीक है, क्षेत्र भारत के किस राज्य के समीप स्थित है? क्लियर, ये विकल्प दिया है, पहले विकल्प आप कर लीजिए। सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय। ठीक, तो आप क्या आंसर दे रहे हैं? अरुणाचल। गलत है, सिक्किम, सिक्किम है। हाँ, अब इसीलिए मैंने बताया कि एकदम आपको प्रैक्टिकल, ये देखिए आप, डोकलाम। ठीक है, ये है भूटान और ये है डोकलाम और ये है आपका सिक्किम। सिक्किम है ना, और ये जो हिस्सा आपको बीच में दिख रहा है, ठीक है, इसी को चीन काटना चाहता है और इसी को क्या कहा जाता है? ठीक है, चिकन नेक। ठीक है ना, यही चिकन नेक है, हमने क्वेश्चन बना रखा है वैसे, अब घबराना नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप।
चीन भूटान सीमा वार्ता भारत के लिए किस स्थान को लेकर चिंता का विषय है? ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अरुणाचल प्रदेश डोकलाम, उपरोक्त सभी। आप एक चीज देखिए, इधर आइए आप। अगर मान लीजिए ये भूटान है, ये डोकलाम है ना। अब अगर डोकलाम दे देता है कौन? भूटान। किसको? चीन को। ठीक है, तो चीन करेगा क्या कि ये जो पतली सी एक गलियारा जा रहा है सिलीगुड़ी, ठीक है, मार्ग जा रहा है, ठीक है, अब अगर वो इसको रोक देता है तो, काट देता है तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका भारत से कट जाएगा। कट जाएगा ना। तो वही चीज तो बच्चों ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, कि चीन भूटान सीमा वार्ता भारत के लिए किस स्थान को लेकर चिंता का विषय है। ठीक है, डोकलाम चाहता है कौन? चीन चाहता है। और अगर वो गया, डोकलाम चीन के पास गया, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसी को क्या कहा जाता है? चिकन नेक कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश गया, डोकलाम तो गया ही गया, मतलब उपरोक्त सभी। अब अगला देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत में किस उपनाम से जाना जाता है? तो अभी आपने पढ़ लिया। ठीक है, चिकन नेक। क्लियर? ये है, देखिए, यही है, ये जोड़ देख रहे हैं आप, बस पतला सा। ये सिक्किम है आपका, ये नेपाल है, ये भूटान है, ठीक है, ये असम के हिस्से हैं, अरुणाचल है, सब दिख रहा है आपको। ठीक, आया समझ में? तो भारत को इसका विकल्प तो तलाशना पड़ेगा ना। तो भारत क्या तलाश रहा है? म्यांमार, कलकत्ता टू म्यांमार, ठीक है, सी रूट का प्रयोग कर रहा है। ठीक, हो गया। या बांग्लादेश का प्रयोग कर ले, ठीक है, अच्छे संबंध बनाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश से हमारे संबंध अच्छे तो हैं नहीं। ठीक है, अब चीन भूटान वार्ता के तहत डोकलाम क्षेत्र की अदला बदली किस क्षेत्र के लिए खतरा है? बोलिए। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए। अब अगला, भारत भूटान संबंधों की स्थिरता किन कारकों से खतरा है? ठीक है, मतलब भारत भूटान संबंधों की स्थिरता। ठीक है, देखिए, भूटान में आर्थिक और सामाजिक उथल पुथल चल रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से तो गड़बड़ है ही है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी वहां उथल पुथल है। और अगर ये चीजें हैं, ठीक है, तो इससे समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि भूटान की अशांति का सदुपयोग और दुरुपयोग कौन करेगा? चीन करेगा।
ठीक है, तो इसका मतलब भूटान को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से शांत होना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम सुरक्षित हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि पड़ोस में बढ़ती हुई चुनौतियां, चीन के साथ सीमा वार्ता। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप भूटान आर्थिक और सामाजिक रूप से ये डिस्टर्ब होगा, तो पड़ोस तो इसका फायदा उठाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ठीक, ये बताइए आप, एबेल पुरस्कार का गठन किस देश ने किया है? ठीक, एबेल क्या है? तो देखिए ये चार विकल्प दिए गए हैं। पहली चीज आप याद रखिएगा कि एबेल पुरस्कार 2003 से दिया जाता है। और कौन देता है? नॉर्वे देता है। ठीक है, क्यों देता है ये भी प्रश्न है। देखिए स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम, यहां से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और मेरे समझ से पहला नोबेल पुरस्कार 1898 में दिया गया। 98 में नोबेल की मौत हुई थी। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा विज्ञान की मां क्या है? मैथ। ठीक, लेकिन नोबेल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में ही नहीं दिया जाता। ठीक, और यह चीज नॉर्वे के राजा को स्वीकार नहीं था। वो चाहते थे कि विज्ञान की जो मां है मैथ, उसी क्षेत्र को अपमानित किया जा रहा है। तब ऐसी स्थिति में नॉर्वे के राजा ने 2003 में, ठीक है, एबेल पुरस्कार को देना शुरू किया और यह मैथमेटिशियन को दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद हो गया एबेल पुरस्कार। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार जैसा पुरस्कार है। ठीक है, मैथ के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है ये। ठीक है, 2003 आगे होगा, तो ये तो आपने जान लिया नॉर्वे। और आप नॉर्वे देखिए आ गया। ठीक, और अब अगला पोर्शन देखिए, 2024 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एकदम लेटेस्ट। तो माइकल टेलाग्रैंड को दिया गया है। ठीक, अब ये माइकल टेलाग्रैंड है कौन? तो इसकी व्याख्या है कि यह फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। ठीक है, कौन? माइकल टेलाग्रैंड। ठीक, क्लियर है? आगे चले। अब अगला, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है वो आप जान चुके हैं। भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, गणित के क्षेत्र में।
ठीक है, इसे कौन देता है? नॉर्वे के राजा देते हैं, गणित में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति को। ठीक है, ये भी देखिए लिख दिया गया है कि 2003 से यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, और यह नोबेल से भी ज्यादा इसमें पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें 9 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर, लगभग 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। समझ गया? 7 करोड़ रुपए का। क्या क्या सीखा आपने? एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? मैथमेटिक्स में दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स की उपेक्षा की गई थी। नोबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जा रहा था, इसलिए स्वीडन के पड़ोसी देश नॉर्वे ने एबेल पुरस्कार की घोषणा किया है, और यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। ठीक है, और इसे ब्रिटेन का राजा करता है। ठीक है, लेकिन वह एक समिति की सिफारिश पर करता है। ठीक है, वह समिति का नाम क्या है? तो ये भी पहले कर लीजिए। एबेल पुरस्कार का विचार पहली बार कब आया था? ठीक है, 1898 में नोबेल पुरस्कार आया, तो उसमें था ही नहीं मैथमेटिक्स के लिए, तो इसलिए ठीक है, क्लियर। अब यहां देखिए कि इस पुरस्कार को शुरू करने का सपना किसने देखा था? तो मारियस सोफस ली। ठीक, आगे चले। खैर इतना चीजें जरूरत नहीं है आपको जानने की, आगे आइए। ये देखिए समिति कौन है, कौन समिति करती है नोबेल पुरस्कार देने, अरे एबेल पुरस्कार देने की घोषणा? तो आप कहेंगे कि सर हावेल कमेटी की रिपोर्ट पर ही। ठीक है, नॉर्वे का राजा एबेल पुरस्कार देता है। क्लियर? अब ये देखिए, प्रवाल ब्लीचिंग या कोरल ब्लीचिंग किसके कारण होती है? ठीक है, प्रवाल ब्लीचिंग, ठीक है, किसके कारण होती है? चार विकल्प दिए गए हैं, तो इसका आंसर है जल के तापमान के बढ़ने के कारण। जल के तापमान के बढ़ने के कारण ही ऐसा होता है। तो एग्जैक्टली कोरल ब्लीचिंग है क्या, वो भी तो जाने हम। तो देखिए आगे, देखिए कोरल एक जीव है, और यह एक फंगस के, अरे सॉरी, एल्गी के साथ रहता है, और जिस एल्गी का नाम है जोंग्साथेला। मतलब कोरल जो जीव है, ठीक है, कैल्शियम का डिपॉजिट करता है ये कोरल। यह एक एल्गी के साथ रहता है, एल्गी से ही यह फूड प्राप्त कर लेता है, और वो है जोंग्साथेला। ठीक है, अब देखिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये क्या करेगा कि जोंग्साथेला अलग हो जाएगा और कोरल अलग हो जाएगा। ठीक है, और परिणाम क्या होगा? ठीक है, कि कोरल मर जाता है। ठीक है ना? क्लियर? और चट्टान का रंग भी बदल जाता है। इसी को क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है, फिर से समझा दें कोरल ब्लीचिंग। समझ गए? कोई जरूरत नहीं है।
मतलब आप याद रखिएगा कि कोरल एक जीव है ना, जो कैल्शियम खाता है, कैल्शियम निकालता है और उसी के जमाव पर क्या बनते हैं, कोरल द्वीप बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये जो कोरल है, ठीक है, यह कोरल स्वतंत्र रूप में नहीं रहता। यह कोरल अपनी साथ एक सिम्बायोटिक या सहजीवी को रखता है। और वह सहजीवी कौन है? आप कहेंगे कि सर वो एक शैवाल है या एल्गी है। ठीक है, शैवाल किसे कहते हैं? भाई देखो, जिसमें न रूट हो न सूट हो। ठीक है, क्लियर। केवल उसमें थैलस होता है, लेकिन उसके अंदर एक खास बात होती है कि वो हरा होता है और इसलिए वो सूर्य की रोशनी से अपने फूड को बनाना जानता है या सक्षम होता है। तो उस एल्गी का नाम क्या है? तो आप कहेंगे जोंगसा थैला। ठीक है, तो कोरल का जो सहजीवी है वो जोंगसा थैला नाम का एक एल्गी है। दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही समुद्र के पानी का तापमान बढ़ता है, ठीक है, तो ये एल्गी मर जाती है। ठीक है, और जैसे वो मर जाएगी तो वैसे ही क्या होगा कि जो चट्टान होगी, उस चट्टान का रंग बदल जाएगा। ठीक है, और कोरल भी मर जाता है। ठीक है ना, क्लियर। इसी को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे प्रवाल ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब 2005 में कैरेबियन में मूंगे की आधी चट्टानें किसके कारण नष्ट हो गई थी? तो सीधी सी बात है, बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग के कारण। ठीक, ब्लीचिंग। ठीक है, समझ गए ना ब्लीचिंग क्या है? ठीक है, और आप ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? रोज रोज आप पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? सोलर गतिविधियों में वृद्धि, जो आप फोटो वोल्टिक सेल लगा रहे हैं उसके कारण, कोयले और तेल का जलाना, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री गतिविधियां। तो ये चीजें, कोयले और तेल का को हम मैक्सिमम जो जला रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? ठीक है, CO2 बन रही है, और ये CO2 क्या कर रही है? ये आकाश में पहुंच करके एक कंबल की भांति काम कर रही है। ठीक, फिर सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो शॉर्ट वेव में आती हैं, तो वो पृथ्वी पर तो आ जाती हैं, लेकिन पृथ्वी से जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये लॉन्ग वेव में जाती है। ठीक है, फिर ये इस कार्बन डाइऑक्साइड के बादल को ये पार नहीं कर पाती, फिर वो बार बार यहीं पर ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, और इसका परिणाम क्या होता है? ग्लोब हमारा गर्म हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इसके कारण बहुत हैं। ठीक है, लेकिन जो मुख्य कारण है वह पूछ रहा है, तो वो कह रहा है कि सर ये जो आप फॉसिल्स ईंधन है, इसका प्रयोग करने के कारण ही ऐसा हो रहा है। फॉसिल्स ईंधन में कौन कौन आते हैं? ठीक है, क्लियर, समझ गए? कोई बात नहीं, पूरा मैटर समझा दिया। अब ग्लोबल वार्मिंग का समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है?
अभी बताया था आपको, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल ब्लीचिंग, ठीक है, इससे प्रभाव पड़ रहा है। जोंगसा थैला क्या है? बार बार रिपीट कर रहे हैं मैटर को ताकि आप गड़बड़ी न करने जाए। ठीक है, मूंगा मतलब कोरल, तो कोरल के ऊतकों में रहने वाला शैवाल है। मूंगे का शत्रु नहीं है, मूंगे का दोस्त है, दोस्त है। मूंगे के साथ क्या कर रहा है? सहजीवन, सहजीवी के रूप में रहता है, सिम्बायोसिस के रूप में रहता है। मछली तो है नहीं, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या है? आप कहेंगे कि सर एक शैवाल है या एल्गी है जो कोरल के साथ सहजीवी जीवन जीता है, ठीक है ना। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये ऊपर कोरल्स है और ये थैलस है, यही है जोंगसा थैला, ठीक है। ये कोरल्स जो है निकले हुए हैं, ठीक है, क्लियर। तो उन्हीं के साथ यह सहजीवन जीता है। अच्छा, महासागरों में जो अम्लीकरण होता है, ठीक है, उसका कारण पूछ रहा है। किसी भी पानी में, किसी भी पानी में अगर आप CO2 को डाल दें तो क्या होगा? पानी में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड घुलने से, ठीक। जितनी भी कचरा है सब तो आप उसी में डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपके बीच में, पानी में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड घुलने से महासागरों का जल जो है वह क्या हो रहा है? एसिडिक हो रहा है, ठीक है। पानी भी एसिडिक हो रहा है हमारा, ठीक है। और पानी के एसिडिक होने के कारण जो है क्या हो जाएगा? अगर हम एसिडिक मीडियम ज्यादा उत्पन्न कर देंगे तो BP की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, पानी की कमियों में के कारण। महासागरीय अम्लीकरण का मूंगा चट्टानों पर क्या प्रभाव होता है? ठीक है, भी अम्ल डालोगे कहीं तो क्या होगा? उसका क्षरण हो जाएगा, ठीक। अब बताओ आप, ऑस्ट्रेलिया की कार्बन क्रेडिट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्सर्जन में वृद्धि, ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को संतुलित कर लेना, यही है ऑस्ट्रेलिया की कार्बन क्रेडिट योजना। ऑस्ट्रेलिया की कार्बन क्रेडिट योजना क्या है? तो आप कहेंगे कि सर कार्बन के उत्सर्जन को संतुलित करना, ठीक। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कब तक कार्बन उत्सर्जन को, ठीक है, सीमित करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2050 तक किस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है? उसने कहा कि हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे ही नहीं 2050 तक। मतलब ये देखिए, शुद्ध शून्य उत्सर्जन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता कौन है? ऑस्ट्रेलिया, दुनिया में, ठीक है। लेकिन 2050 तक वो क्या कह रहा है कि हम शुद्ध रूप से, ठीक है, कार्बन मुक्त हो जाएंगे, कार्बन उत्सर्जन मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया ही
कर रहा है। आगे देखिए, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के मामले में सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन कौन करता है? बता दिया। ठीक है, आंसर लगा लिया आपने, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, HER पॉजिटिव कैंसर किस प्रकार के कैंसर से संबंधित है? गैस्ट्रो से है बेटा। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ कैंसर इज HER2 पॉजिटिव कैंसर? ठीक, तो आप कह दोगे कि सर गैस्ट्रिक ऑसोफेजियल कैंसर होता है इसी के कारण। अब यहां से ठीक है, अगले दिन करेंगे ऑस्ट्राजेनिका का मैटर, कल से उठाएंगे। आज लंबा क्लासेस आपका हुआ, ठीक है, और धीरे 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 ठीक है आप इसका यूज करेंगे। वैसे अभी मैं थोड़ी देर के अंदर ही लोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है बार बार आप उसको रिवीजन कर लेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और करंट के दृष्टिकोण से करंट का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, करंट्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो नोट्स आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन पे बैठे हुए बच्चों को तो वो ऑनलाइन ही जाएगा, लेकिन आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।